नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग एक विशेष राजनीतिक डेवलपमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, हुआ है क्या, ऐसे तो हम उदाहरण दे रहे हैं दूसरा, लेकिन आएंगे वहीं। होता क्या है, जब जंगल का राजा शेर चारों तरफ से हाइना से घिर जाता है तो फिर उसे अपनी बलि देनी पड़ती है। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। आज वही स्थिति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की हो गई है। हुआ यूँ कि सब लोग सोच रहे थे कि एनडीए के घटक दल जो नीतीश जी हैं और एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं, दूसरे तरफ चिराग पासवान जी हैं, ये सभी लोग इनका कबाड़ा कर देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। हुआ क्या, घर के ही लोग बेगाने हो गए, है ना। मेरा कारवां कहाँ लूटा गया, कहीं बाहर नहीं, घर में ही लूटा गया। कहाँ हम डूबे, नाव की माने डूबन कहाँ हुई, नाव कहाँ डूबा, तो जहाँ पानी कम था वहाँ नहीं डूबा, जहाँ बीच मझधार में वह फंसा था वहाँ नहीं डूबा। इतना जो हम भूमिका दे रहे हैं वह सारा चीज़ एकाग्रचित्त हो करके आप सुनिएगा तो पता चलेगा यह सारा कुछ मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है। अब देखिए, मोदी जी की भी इसमें बहुत गलती है, इसमें दो राय नहीं है। सबसे पहला गलती मैं मोदी जी का ये दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक धरातल तैयार किया जिसमें गुजरातियों का ही सब कुछ हो, यानी सर्वे सर्वा गुजराती ही हो। ठीक है, आप हैं गुजराती हैं, हम लोगों को या किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पब्लिक का डिमांड हुआ कि भाई हमारे योगी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, बस फिर क्या था, ऐसा आग लगा, ऐसी जलन हुई कि फिर आप दोनों ने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें कि योगी जी को जाना पड़ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप लोग डर गए कि भाई यदि योगी जी को हम हटाएंगे तो फिर जनता विद्रोह कर देगी। इसी डर से आप लोगों ने योगी जी को छुआ नहीं, छूने का साहस तक नहीं किया। हालांकि था कि इसको हटा देंगे, नेपथ्य में डाल देंगे और इसके बाद तो फिर दूसरे नंबर पर जो चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी हैं, गुजराती, दूसरा गुजराती प्रधानमंत्री बन जाएगा। वाह, कितना बड़ा खिलाड़ी आप लोग हैं, ये तो देश की जनता देख चुकी है। अब यहीं से दुराव हुआ, बीजेपी के भीतर एक वर्ग बना जो कि एंटी गुजराती हो गया। और यहाँ इनका ही नहीं, आपका केवल नहीं, यानी आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबका बायकॉट करना शुरू कर दिया गया। और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपकी स्थिति 2024 में क्या हुई वे तो सभी लोग जानते हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। 240 पर आप पहुंच चुके हैं। ये आपकी गलती है, आप लोगों की गलती है। आप लोगों ने सोचा कि भारत की जनता बहुत बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ नहीं है। आप एक ही प्रांत से बार बार सबको प्रधानमंत्री की कुर्सी प्रदान करते जाएंगे। ठीक है, आपके लिए यहाँ कोई द्वेष नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने बाद फिर अपनी जो चीज़ें हैं सब कुछ छोड़ करके देने वाले हैं अमित शाह जी को। यह तो भारत का कोई एक बच्चा भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इधर कल ही बीजेपी के एक बड़े नेता के घर पर बैठक हुई है। इसकी हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन
यह खबर निकल कर के आई है कि एक बीजेपी के कद्दावर नेता के यहाँ बैठक चली है और यह बैठक कोई 1-2 घंटे नहीं, करीब करीब 5 घंटे की मैराथन बैठक हुई है और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि कैसे इन्हें साइडलाइन किया जाए। हो सकता है इन लोगों ने व्यूह रचना पहले ही कर ली है कि भाई आपका जैसे ही 75 वर्ष पूरेगा और 75 वर्ष पूरने के बाद ही आपको विदाई दे दी जाएगी। जैसे आपने और लोगों को विदाई दी वैसे ही आपकी भी परिणति होने वाली है, इसमें दो राय नहीं है। आप एक बात कि शासन में जब थे तो आपको चाहिए था कि आरएसएस को थोड़ा मजबूत किया जाना। आपने कहा भी था कि 1 लाख आरएसएस की शाखाएं खुलेगी। कहाँ हुई? कुछ नहीं। आपने पाया और इसके बाद राजपाट सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर आरएसएस की शाखा थोड़ी बहुत बढ़ी, इसमें दो राय नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, आरएसएस को आपने हाशिए पर धकेलना शुरू कर दिया। आप एक प्रचारक से ऊपर आए थे, आपको चाहिए था कि आरएसएस जो आपकी मातृ संस्था है उसको मदद करना, लेकिन आपने किया नहीं। आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है ये कि बीजेपी में बीजेपी के लोग नहीं हैं, आरएसएस के लोग नहीं हैं। आप दूसरे लोगों को आप बीजेपी में ला रहे हैं। कांग्रेस के छोड़े हुए लोग आ रहे हैं, यहाँ पर दूसरी पार्टियों के लोग आ रहे हैं और बीजेपी में सम्मान पा रहे हैं। क्या कार्यकर्ता इसे स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। इसीलिए तो आपकी पार्टी की स्थिति हरियाणा में एकदम बदतर होने जा रही है। और इससे हुआ है क्या कि मोदी जी अब ये साहस नहीं कर पा रहे हैं कि हरियाणा में जाकर के चुनाव प्रचार कर सकें। मुझे लगता है कि वे वहाँ भी नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र भी नहीं जाएंगे। झारखंड आवे तो अलग बात है, लेकिन ये न अब हरियाणा और ना ही जम्मू कश्मीर ये जाने वाले हैं चुनाव प्रचार में। यह एकदम सत्य है। तो इस प्रकार से ये जो अब भागने की स्थिति हुई है, क्यों हुई है? कल ही मैंने वीडियो में कहा था कि देखिए आरएसएस प्रमुख ने बहुत सारी चीज़ें कमेंट के रूप में कही हैं जो कि दूसरे के बारे में नहीं, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में ही कही है। हो सकता है इधर उधर की बातें हों, लेकिन सटीक निशाना प्रधानमंत्री पर ही था और वे अब चाह रहे हैं कि इनसे निजात मिले और दूसरे लोग जो हैं इस पारी में वे आवें और पद ग्रहण करें, ऐसा लोगों का विचार है। तो इसीलिए नीतीश जी को छोड़िए कि नीतीश जी इनको हटाएंगे या नायडू जी हटाएंगे, चिराग पासवान हटाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये लोग हटाने वाले हैं। इन्हें कौन हटाएगा? तो बीजेपी के लोग ही हटाएंगे, आरएसएस के लोग ही हटाएंगे, क्योंकि इनकी दुर्भावना अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। आप देखिए, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन्होंने आज तक रोजगार सृजन को इनडायरेक्ट रूप में लिया है। मैं इसका समर्थन करता हूं इनडायरेक्ट का भी, लेकिन क्या डायरेक्ट रोजगार सृजन नहीं हो पाता है? रेलवे की वैकेंसी एकदम करीब करीब आपने क्लोज कर दी। हर जगह से सबको क्लोज करके आपने रख दिया है। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी को ऐसा नहीं छोड़ा है कि वे आ करके कहीं भी थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच सकें। महंगाई तो अपने चरम सीमा पर हो गई है। और जहाँ तक हम बात करें
कि रोजगार के बारे में हमें लगता है कि आप इसे सेकेंडरी चीज़ समझ रहे हैं। आप उड़ान भर रहे हैं बाहर की, बाहर आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वह फॉरेन अफेयर्स की बात है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन ये क्या बात हुई कि घर में ही आग लगी हो और आप बाहर जाएं तो वही रोम जल रहा था और नीरव बंसी बजा रहा था वाली बात हो गई है। यहाँ ऐसा चलने को नहीं है। आपको यहाँ धरातल पर रह करके यह बेरोजगारी जो एक राक्षस के तरह, दानों के तरह बढ़ रहा है, उसे रोकना होगा हर हालत में। और नहीं तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्थिति भयावह होने जा रही है, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। कहीं भी जगह नहीं मिलेगी आपके लिए, कहीं भी थोड़ा भी जगह आप पाने की कोशिश करेंगे, न बीजेपी आपको भाव देने के पक्ष में है और ना ही आरएसएस है, क्योंकि आपने बीजेपी और आरएसएस दोनों का ही इतना नुकसान कर दिया है जितना नुकसान किसी ने आज तक नहीं किया था। आरएसएस क्यों अब कह रही है कि आप उस रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर लोग चाह रहे हैं आपको, और आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा रास्ता अलग है। अब भी तो चेतिए, 240 पर आप आ गए हैं, अब भी चेतिए, अब भी चेतने का समय है। नहीं तो हमारे योगी जी आने वाले हैं या और कोई लोग आने वाले हैं या अन्य पार्टियां आएंगी, लेकिन आपको रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी को तो आपने एक तरह से माखौल बना करके रख दिया है। सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगारी। आप सोचिए स्टेट के लोग क्या कर रहे हैं, जहां पर आपकी शासन व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप कंट्रोल तो कर सकते हैं। नहीं, आप वहां ठीक सोचने के लिए कह देते हैं, फ्री हैंड दे देते हैं कि ठीक है नौकरी बेच दो। बेच ही रहे हैं लोग। झारखंड में निकलता है नौकरी पहले ही बिक जाती है। परीक्षा केवल फार्स होता है, केवल कटसी और कुछ नहीं, खाना पूर्ति होता है, सब पैसा दे करके नौकरी खरीदते हैं लोग। तो जब ये हालत है तो इसमें कहाँ जाएगा लोग। तो इसमें कहीं भी आपकी पकड़ किसी भी चीज़ पर नहीं है। इसीलिए मोदी हटाओ देश बचाओ का जो नारा अब लग रहा है, मुझे लगता है यह एकदम सही नारा है और सटीक नारा है, जिसमें कि लोग कहा करते हैं, क्या करते हैं कि भाई मोदी जी ने ये किया वो किया। बहुत अच्छी बात है, 10 वर्षों में आपने अच्छा मुकाम हासिल किया, लेकिन अब आप टाइम पास नहीं कीजिए, देश के साथ अब गद्दारी नहीं कीजिए। अब यदि देश के साथ गद्दारी होती है तो मुझे लगता है कि यह एक तरह से पाप होगा किसी भी राजनेता के द्वारा अपने मातृभूमि के प्रति। यह निश्चित आप समझ लीजिए। इसीलिए मोदी जी को कोई हटाए, मुझे नहीं लगता है एनडीए के कोई घटक दल हटाएंगे। इन्हें हटाने का कार्य बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता लोग और आरएसएस के जितने भी लोग हैं, सभी लोग अब ये चाह रहे हैं कि ये यहाँ से चले जाएं। अन्यथा ये क्या करेंगे कि फिर दूसरे गुजराती बंधु को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाने का भरसक प्रयास करेंगे, जिसे कि भारत की जनता किसी भी रूप में स्वीकार करने के मूड में नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मुझे ज़रूर से ज़रूर दें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।